हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का देव क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th के साइंस का शॉर्ट पेपर देने जा रहे हैं, जो कि आपका बायो का है। केमिस्ट्री और फिजिक्स के 3 खंड होते हैं, जिसमें से हम आपको इसमें से तीसरा खंड यानी केमिस्ट्री बायो का कराने जा रहे हैं। केमिस्ट्री के आपके हो गए हैं 2020 और 2019 के पूरे सेट हो चुके हैं, और उसका आपका रहा फिजिक्स का भी आपके सारे सेट मुझे लगभग सन 5-6 सन के हो चुके हैं। इसलिए सारे बच्चे हल ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। क्योंकि आपके अभी स्कूल कॉलेज बंद चल रहे हैं, हो सकता है कि अभी ये बंद ही रहेंगे और आपके एग्ज़ाम की सीधी डेट आएगी। इसलिए बच्चे बिल्कुल टाइम बर्बाद ना करें और मन लगा के तैयारी करें, और 100% क्वेश्चन आपके इसी से फंसने समझ लीजिए। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें और लाइक करें वीडियो को। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो कमेंट्स बॉक्स में SMS करें। चलिए देखिए, इसमें पहला 4 बहुविकल्पी दिए होते हैं, उनमें से है पहला पराग कोश में होता है। आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से पराग कोश किस में होता है, किस में पाया जाता है पराग कोश। तो पराग कोश आपका पराग कण में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? आपका राइट आंसर होगा पराग कण। पराग कोश जो आपके होते हैं वो पराग कण में पाए जाते हैं। दूसरा है पादप में जाइलम का मुख्य कार्य है, यानी पादप में जाइलम क्या कार्य करता है। हमने भी जो एक वीडियो कल वाले वीडियो में भी हमने आपको समझाया था, उसमें था जाइलम और फ्लोएम के बारे में कि कैसे कार्य करते हैं। तो यानी पादप और जाइलम क्या करते हैं, फ्लोएम का क्या कार्य होता है, ये भी हमने बताया था। तो पादप जाइलम का जो मुख्य कार्य होता है, जल का संवहन करता है, यानी जल को पूरे शरीर की कोशिकाओं में या पूरे उसमें पहुंचाता है। और जो आपका फ्लोएम होता है वो भोजन का संवहन करता है, और जो जाइलम होता है वो जल का संवहन करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, यानी आपका जो माइंड होता है वो किस किस काम के लिए उत्तरदायी होता है। कोई भी ऑफिशियली कोई भी काम करेंगे आप बिना सोच समझ के बिना नहीं करेंगे, और बिना सोचने समझने की शक्ति अगर नहीं होगी या मस्तिष्क के काम करने नहीं होगा तो कोई भी कार्य आप नहीं कर सकते। इसलिए मस्तिष्क हमारे जितने भी कार्य होते हैं, उठना बैठना पढ़ना लिखना हंसना बोलना, सब हम मस्तिष्क के माध्यम से ही करते हैं। ठीक है, तो मस्तिष्क हमारा किस लिए उत्तरदायी? सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन इसमें समजात अंगों का उदाहरण है, यानी इसमें पूछ रहा है समजात और समृद्धि अंग। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। समजात अंगों का क्या उदाहरण है? हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। इसका मतलब होता है कि जो कार्य हम अपने हाथों से करते हैं वही कुत्ते अपने आगे के दोनों पैरों से भी करते हैं। तो हमारे हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारे हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें रंध्र क्या है। ये आपके अति लघु उत्तरी 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आपके बहुविकल्पी खत्म हो गए, इसलिए सोच समझ के ही लगाएं, तुक्का ना लगाएं बच्चे। ठीक है, और जो चीज़ अगर आपको इसमें कोई समझ में नहीं आती कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें, उसको हम अगले वीडियो में समझाने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है रंध्र क्या है, इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। रंध्र, इसी को स्टोमेटा बोलते हैं। रंध्र या स्टोमेटा क्या, इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। मतलब कि रंध्र का क्या कार्य है, इसको उपयोगिता भी बताना है। पौधों की पत्तियों तथा अन्य मुलायम वायवीय भागों की बाहरी त्वचा पर बहुत अधिक संख्या में विशेष प्रकार के सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं। अभी हमने आपके 2006 में पहले या दूसरे नंबर में पूछा गया था, उसमें भी हमने बताया था कि रंध्र होते क्या हैं। आपने देखा होगा कि जो पत्तियां होती हैं, किसी भी पेड़ पौधे की पत्तियां ले लीजिए, सॉफ्ट सी वायवीय मतलब ऑक्सीजन का आवागमन होता है, तो उसमें आपने देखा होगा कि एकदम छोटे छोटे से महीन महीन से छिद्र पाए जाते हैं। आप अगर नहीं देखे होंगे तो कभी भी कोई भी पत्ते उठा करके देखिएगा, उसमें छोटे छोटे से महीन छिद्र पाए जाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं? रंध्र। तो उसमें क्या होता है, वायु का यानी ऑक्सीजन का आदान प्रदान पत्तियों में होता रहता है और क्रिया करते रहते हैं, उसी को हम आपको रंध्र बोलते हैं। यह लिखा है पौधों की पत्तियों तथा अन्य मुलायम वायु भागों की बाहरी त्वचा पर बहुत अधिक संख्या में विशेष प्रकार के सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं। यानी कि उपयोगिता क्या है देख लेते हैं, ये क्या करते हैं। अभी हमने आपको बताया कि प्रकाश संश्लेषण में गैसों है। प्रकाश संश्लेषण में गैसों का आदान प्रदान इन्हीं सूक्ष्म छिद्रों द्वारा होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण में जो वायु होता है, ऑक्सीजन की होती है, ये कोई भी गैस हो तो उनका आदान प्रदान आना जाना जो होता है, तो उसमें जो छिद्र पाए जाते हैं पत्तियों में, उन्हीं के माध्यम से होता है। प्रकाश संश्लेषण में गैसों का आदान प्रदान इन्हीं सूक्ष्म छिद्र द्वारा होता है। और जब प्रकाश संश्लेषण
सॉरी, जब प्रकाश संश्लेषण के लिए O2 की आवश्यकता नहीं होती तब पौधे इन छिद्रों को बंद कर लेते हैं और इन रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा पर्याप्त मात्रा में पौधे जल की हानि भी होती है। यानी इन रंध्रों को क्या कर लेते हैं, स्टोमेटा खुलते और बंद होते रहते हैं, तो इन रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा पर्याप्त मात्रा में पौधे में जल की हानि भी होती है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया की द्वारा क्या होती है, जल की हानि होती है। ये इसकी उपयोगिता रही। अगला क्वेश्चन है इसमें, दंत क्षरण से क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। यानी दंत क्षरण या दंत हानि जिसे कहते हैं, दांत के 3 भाग होते हैं, जड़, ग्रीवा, शिखर। क्या होते हैं, जड़, ग्रीवा, शिखर। दांत का निर्माता मुख्यतः डेंटाइन का बना होता है। जो आपका निर्माण होता है वो किसका बना होता है, डेंटाइन का। और दांत की जो ग्रीवा होती है, जड़ जिसे बोलते हैं, वही निर्माता होता है, वो डेंटाइन का बना होता है। और दांत की ग्रीवा तथा दंत शिखर पर एक चमकीली कठोर सफ़ेद इनेमल की परत चढ़ी होती है। जैसे आपके दांत वाइट से दिखते हैं, ये अच्छे चमकीले शाइनिंग देते हैं, ये इनेमल नामक परत चढ़ी होती है इसमें। किसकी, इनेमल। एनेमल एक वो होता है जिस एनेमल नामक परत चढ़ी होती है, जिसके कारण एनेमल परत की क्षतिग्रस्त हो जाती है और दंत क्षरण होने लगता है। प्रतिवर्ती क्रिया से आप क्या समझते हैं, स्काइम नामांकित चित्र बनाई। ये आपका कोविड-19 के कारण 2020 से भी हटाया, 22 में 21 में भी नहीं था, 2022 में भी आपके सिलेबस से हटाया गया है, क्योंकि ये पुराने अनसॉल्व पेपर है, इसलिए आपका क्वेश्चन ये जरूर होगा इसमें। तो ये आपको हमने नहीं कराया, 2022 के अनसॉल्व पेपर से वो आपके 2022 में क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, इसके महत्व को चित्र की सहायता से समझाना। यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को चित्र की सहायता से समझाना। अगला है, इसका आंसर देखेंगे, पौधे जितना पानी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं। यानी पौधे जितना भी पानी जड़ों के द्वारा अवशोषित करते हैं, उसका लगभग 1% ने उसका 1% पानी पौधे की जैविक क्रियाओं में भी प्रयुक्त होता है। जैसे कि शेष जल पौधे की वायवीय भागों में वाष्प बनकर उड़ता है। यानी जो हवा चलती है तो हवा बन करके उड़ता है, तो वाष्प बन करके उड़ता रहता है, और इसी क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्प बनकर के उड़ने की क्रिया को ही वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन का मतलब वाष्प बनकर के अधिक 1% पानी जो पाया जाता है, तो वो पौधों में जैविक क्रियाओं के द्वारा प्रयुक्त होता है। तो वाष्प बनकर के उड़ने की क्रिया ही आपकी क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहलाती है। ये आपका चित्र है जिसमें है ये जल की बूंदें हैं। अगर आप डालते हैं इसमें, जैसे ऊपर से पानी डालेंगे, और ये बेल जार है जिसमें पत्तियां ज़्यादा हैं, और ये आपका पूरा गमला है वैसलीन, नीचे कांच की प्लेट लगी हुई है। ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया दिखा रहा है। जब इसमें डालेंगे तो ये भाप बन करके, आप देखते होंगे कि मिट्टी में पानी डालते हैं तो कई बार क्या होती है, मिट्टी सूख जाती है, तो वो वाष्प बन करके पानी ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, 1 मिनट। और इसी में पूछ रहा था वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है। जड़ों द्वारा अत्यधिक मात्रा में अवशोषित जल इस क्रिया के द्वारा वातावरण में वाष्पित हो जाता है। यानी जड़ों के द्वारा अत्यधिक मात्रा में जो अधिक जल पाया जाता है, वो जल क्रिया वातावरण में वाष्पित हो जाता है। दूसरा है, वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधे का ताप समान रहता है, तनापेश समान रहता है। अगला है, वाष्पोत्सर्जन पौधों में जल तथा खनिज लवणों के परिसंचरण में सहायक होता है। जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो पौधे में जल तथा खनिज लवण, यानी जल की मात्रा जो होती है और खनिज लवण पाए जाते हैं मिट्टी के अंदर, वो परिसंचरण में यानी पूरे पौधे में पहुँचाने में सहायक होता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण ही वाष्पोत्सर्जन में खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण पौधे को अधिक मात्रा में खनिज लवण पौधे को प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है इसमें 8वीं में पूछा गया है, पित्तरस क्या है और यह रस कहाँ स्रावित होता है और एकत्र होता है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उल्टा लिख देते हैं इसका, ये ध्यान दें, कंफ्यूज ना हो बिल्कुल। यकृत की कोशिकाएं, जो यकृत में कोशिकाएं पाई जाती हैं, यकृत की कोशिकाएं हरे पीले रंग के क्षारीय द्रव स्रावित करती हैं। कैसा, हरे पीले रंग का क्षारीय द्रव स्रावित करती हैं, जिसे पित्तरस कहते हैं।
जैसे पितरस कहते हैं, यह रस यकृत की कोशिकाओं से स्रावित होता है। किससे? यकृत की कोशिकाओं से स्रावित होता है और पित्ताशय में एकत्र होता है। ध्यान दें, कई बच्चे कहेंगे पित्ताशय में स्रावित होता है, यकृत में इकट्ठा होता है। नहीं, बिल्कुल गलत है। यकृत में स्रावित होता है, यकृत की कोशिकाओं से, और पित्ताशय में एकत्र होता है। इसलिए बिल्कुल कन्फ्यूज ना हो, समझ के लिखें आंसर। अगला है, आनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं? इसके जन्मदाता कौन थे? इसकी विशेषताओं का भी उल्लेख कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई सर में भी पूछा गया आपका। आनुवंशिकता वह लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी, आनुवंशिकता का मतलब होता है जैसे कि कोई भी लक्षण है, वह लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं। जैसे कि कहेंगे कि बच्चा हुआ है वो दादी को पड़ गया है, दादा को पड़ गया है, यानी दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, लगातार कई पीढ़ी में वो लक्षण दिखाई देते हैं, वही तो आनुवंशिकता है। वही वंशागत लक्षण होते हैं, उसी को आनुवंशिकता बोलते हैं। वह लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं और उन्हें आनुवंशिक लक्षण या इन लक्षणों की वंशागति को आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकता कहते हैं आनुवंशिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें आनुवंशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन भी किया जाता है। वो क्या कहलाती है? आनुवंशिकी कहलाती है। आनुवंशिकी का वैज्ञानिक अध्ययन सर्वप्रथम ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। किसने किया था? आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था, सन 1866 में किया था। इन्हें आनुवंशिकता का जन्मदाता भी कहते हैं। आनुवंशिकता का जन्मदाता भी ग्रेगर जॉन मेंडल को ही कहा जाता है। इनकी विशेषताएं क्या हैं? तुलनात्मक लक्षणों में परस्पर जनन कराने पर, तुलनात्मक लक्षणों में परस्पर जनन कराने पर प्रभावी लक्षण सुप्त लक्षण को प्रदर्शित नहीं करने देते हैं। तुलनात्मक लक्षणों में परस्पर जनन कराने पर यानी फर्टिलाइजेशन कराने पर प्रभावी लक्षण सुप्त लक्षण को प्रदर्शित नहीं होने देते हैं। यानी जो प्रभावी जो लक्षण दिखाई देते हैं वो लक्षण विलुप्त वाले लक्षणों को प्रदर्शित नहीं होने देते हैं। दूसरा है, युग्मक निर्माण के समय जोड़े के जीन को पृथक हो जाते हैं। यानी युग्मक जब जाइगोट का निर्माण होता है उस समय जोड़े के जो जीन होते हैं, जो जोड़े में जीन पाए जाते हैं, वह एक अलग हो जाता है। जैसे अर्थात युग्मक में प्रत्येक लक्षण का एक ही जीन पहुंचता है, जाइगोट में मतलब एक ही जीन बनता है। युग्मक सभी लक्षणों के लिए शुद्ध होता है। युग्मक क्या होता है कि प्रभावी हो या अप्रभावी लक्षण हो, सभी के लिए शुद्ध माना जाता है। अगला है परागण क्या, अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया आपका, परागकण क्या है, यह कहाँ पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के परागण का उल्लेख कीजिए। देखेंगे परागण या परागकण एक ही चीज़ होता है। एक पुष्प के परागकण जब किसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, यानी एक ही पुष्प के परागकण जब किसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र तक, यानी जब उसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं तो उसे परागण कहते हैं। ये पुंकेसर के परागकोश में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पुंकेसर के परागकोश में। और ये दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण देखेंगे किसे कहते हैं, क्योंकि दोनों वर्णन पूछ रहा है। जब एक पुष्प के परागकण परागकण है यहाँ पे, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, यानी एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र, या उसी पुष्प में भी जा सकता है या तो कि उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। जैसे कनकौवा होता है और मूंगफली आपका, ये स्वपरागण होते हैं। ठीक है, क्या है आपका परपरागण। देखेंगे दूसरा नंबर इसमें, एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे पर, अभी स्वपरागण में था कि उसी पुष्प या उसी पौधे के दूसरे पुष्प में, यहाँ पे तो पौधा ही दूसरा है। एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे पर लगे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया को परपरागण कहते हैं, जैसे कि कीट, पशु, जल, वायु इत्यादि। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं? मानव समाज को होने वाले इसके लाभ का संक्षिप्त उदाहरण सहित वर्णन करें। यानी प्राकृतिक संसाधन के बारे में पूछ रहा है। क्या है आपका प्राकृतिक संसाधन और महत्व? हमारे पर्यावरण के वे घटक
हमारे पर्यावरण के वे घटक जिनका उपयोग जीवन निर्वाह में किया जाता है। हमारे पर्यावरण में जो जैसे घटक पाए जाते हैं, जैविक और अजैविक घटक, तो देखेंगे वे घटक जिनका जीवन निर्वाह में किया जाता है प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। यानी जीवन निर्वाह में जिनका उपयोग किया जाता है वो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जैसे कि वायु हमारे जीवन यापन में आती है, मृदा भी, जल भी, अर्थात पर्यावरण के किसी भी भाग से प्राप्त किया जा सकता है। सौर ऊर्जा हो, खनिज, वन खनिज, पेट्रोलियम, मृदा, सभी प्राकृतिक संसाधन के ही उदाहरण हैं। प्रकृति से जो हमें मिलता है वही प्राकृतिक संसाधन है आपके, जो जिसमें हम जीवन यापन करते हैं वही। प्राकृतिक संसाधनों का महत्व क्या है? वायु व जल जैसे प्राकृतिक संसाधन मनुष्य को शेयर करें भाई, बहुत कम बच्चे हैं, शेयर करिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु व जल जैसे महत्व इसका प्राकृतिक संसाधन का, वायु व जल जैसे प्राकृतिक संसाधन मनुष्य को जीवित रहने में सहायक हैं। अब बिल्कुल सही बात है ये। आप जानते हैं कि जीवन निर्वाह, अभी हमने आपको ऊपर बताया, जो जीवन यापन में हमारी प्रकृति से दी हुई चीज़ें सारी प्राकृतिक संसाधन होती हैं। वायु और जल के बिना जीवन यापन संभव नहीं है। तो वायु और जल जैसे प्राकृतिक संसाधन मनुष्य को जीवित रहने के लिए बहुत सहायक है। सौर ऊर्जा मानव ही नहीं, पृथ्वी के समस्त जीवधारियों के लिए भी ऊर्जा का प्रत्यक्ष स्रोत है। वायु में हम पवन ऊर्जा, समुद्री लहरों से ज्वरीय ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अनवीकरणीय संसाधन जीवाश्म ईंधन अब तक हमारी घरेलू और औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहे हैं। यानी अनवीकरण जो स्रोत होते हैं वो अब तक हमारे घरेलू कार्यों में आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहे हैं, लेकिन अब की संचित जल का भी प्रयोग जल विद्युत बनाने में भी किया जाता है। संक्षिप्त में मानव समाज का अस्तित्व कल्याण संसाधनों पर ही निर्भर है। यानी शॉर्टकट में देखा जाए तो प्राकृतिक संसाधन जितने भी हैं उनका मनुष्य का जीवन उसी पर निर्भर पूरी तरीके से है। अथवा इसमें पूछा गया है कि किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। मानव हृदय का नामांकित चित्र, ये आपका देखा होंगे, ये आपका 1 मिनट थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि पूरा समझ में आ जाए एक ही जगह में। ये आपका है हृदय का चित्र, सबसे ऊपर है महाधमनी और आरोही धमनी जो बीच में है, और फुफ्फुसीय धमनी ये है, और इसमें 4 बेस में पाए जाते हैं, दायां लिंद, बायां लिंद और दायां निलय और बायां निलय। अब देख रहे होंगे कि इधर ये आपका है बायां लिंद और ये आपका दायां लिंद, इधर ये बायां निलय, और ये आपकी जो ये नली से गई है ये है आपका दायां निलय, और ये होती है अवरोही धमनी। या तो उसको आरोही मतलब ऊपर की हो गई और अवरोही मतलब नीचे की हो गई धमनी, ठीक है। तो लिख सकते हैं ये आपका हृदय का चित्र है, तो इसका वर्णन नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे सिर्फ हृदय का चित्र पूछ रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला नंबर में टिप्पणी में क्या पूछ रहा है, ये आपका मानव का हृदय था। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत क्या है? ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के बारे में पूछ रहा है। ऊर्जा के वे स्रोत जिनका उपयोग आसानी से उपलब्ध होने के कारण सदियों से किया जा रहा है। यानी ऊर्जा के वे स्रोत जिनका उपयोग आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जिसके कारण उनका सदियों से उपयोग किया जा रहा है, और उन्हें पारंपरिक या परंपरागत ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। आसानी से प्राप्त हो जाते हैं और सदियों से लगातार चलता आ रहा है, इसीलिए उन्हें पारंपरिक या परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत लकड़ी था। यानी सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या था? लकड़ी। फिर कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, एलपीजी, सीएनजी आदि ये जीवाश्मी ईंधन है जो ऊर्जा के अनवीकरण साधन है। ये क्या है? ऊर्जा के आपके अनवीकरण साधन है। तापीय विद्युत संयंत्रों में कोयला या तेल या गैस जलाकर जल को तापीय विद्युत संयंत्रों में कोयला या तेल या गैस जलाकर जल को भाप में परिवर्तित किया जाता है तथा उच्च दाब पर इस भाप की सहायता से टरबाइन घुमाई जाती है जिससे विद्युत उत्पन्न होती है। आप देखते होंगे कि जल से किस प्रकार के विद्युत उत्पन्न किया जाता है, तो वही कह रहा है जल की भाप में पहले जल को भाप में परिवर्तित किया जाता है जिसके कारण उच्च दाब लगता है और भाप की सहायता से टरबाइन घुमाया जाता है। उसमें टर्मिनल लगे थे तो टरबाइन घुमाते हैं जिससे फिर विद्युत उत्पन्न होती है और इसी प्रकार पानी को एकत्र करके जल विद्युत संयंत्र चलाए जाते हैं। जहाँ पर जल इकट्ठा होता है वहाँ पे क्या करते हैं, जल ज़्यादा इकट्ठा कर करके टरबाइन से घुमा करके उच्च दाब भाप बना करके उसी से आपकी ये लाइट या विद्युत उत्पन्न की जाती है। अगला है खाद्य श्रृंखला।
खाद्य श्रृंखला क्या है, इसे मैं टिप्पणी में पूछा था। खाद्य श्रृंखला तीसरे जीवों के भोजन या खाद्य संबंधों को दर्शाने वाली ऐसी श्रृंखला जो भक्षक और उनका आहार बने जीवों को प्रदर्शित करती है, खाद्य श्रृंखला कहलाती है। जैसे कि उत्पादक हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे कीट खाते हैं, कीटों को मेढक खाते हैं, और मेढक को क्या खाता है, बाज खाते हैं। ये आपका ये उत्पादक या खाद्य श्रृंखला की एक आरेख होता है। अगर पूछता है तो यही आरेख भी होता है कि उत्पादक मतलब हरे पौधे माने जाते हैं। हरे पौधों को कौन खाते हैं, कीट खाते हैं, और कीटों को मेढक खाते हैं, और मेढक को बाज खाते हैं। हरे पौधे खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषी स्तर माने जाते हैं, यानी हरे पौधे सबसे पहली बार आते हैं, इसलिए प्रथम पोषी स्तर माने जाते हैं और प्रथम पोषी स्तर कहलाता है। शाकाहारी जंतु द्वितीय पोषी स्तर आते हैं, क्योंकि कीट जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, और मांसाहारी जंतु ये मेढक तृतीय और चतुर्थ में आपका बाज आता है, पोषी स्तर होते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन था ये। आशा करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको अगली वीडियो में समझाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग वगैरह नहीं कर पाते हैं, उनको घर में ही सारी सुविधा उपलब्ध है ऑनलाइन। आजकल तो सभी के घरों में फ़ोन उपलब्ध है, तो ऑनलाइन घर में अपनी तैयारी कर सकते हैं।